जय हिंद फ्यूचर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी लोग ठीक होंगे। हर एक वीडियो की तरह इस वीडियो में भी इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर का जो नेक्स्ट पार्ट लेके आ गए हैं, इसमें भी 4-5 पैराग्राफ, 3 जो भी पैराग्राफ डिस्कस करने होंगे होंगे डिस्कस। तो चलिए बिना देर की वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले के 12 पैराग्राफ, 13 से आज हम पैराग्राफ डिस्कस करेंगे, इससे पहले 12 पैराग्राफ तक डिस्कस कर दिया हमने। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल के लाल वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दिए, घंटी का निशान आएगा उसको दबा दीजिएगा। उसके बाद जो है सो चैनल में जाइएगा, वहाँ पर जो आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी ऊपर की देख लीजिएगा, या कमेंट सेक्शन चेक करिए वहाँ से मिलेंगी, या फिर चलिए चेक करिए आप डिस्क्रिप्शन को। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, बेझिझक कर सकते हैं, हम आपके लिए अवेलेबल हैं। बहुत खुशी है इस बात की कि आप लोगों के साथ पढ़ने पढ़ाने का एक बहुत ही प्यारा और शानदार मौका मिला हुआ है, और बहुत खुशी है इस बात की। तो चलिए बिना देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तेरह नंबर पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। द डिस्टिंग्यूशिंग, सबसे पहले देख लेते हैं आपको दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही होगी। ठीक है, अच्छा। द डिस्टिंग्यूशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता की खास विशेषता है, क्या है? इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। मनुष्यों की चाहतों की, मनुष्य की ज़रूरतों को जो है सो इंडेफिनिट, अनिश्चित मल्टीप्लिसिटी कर देता है। मल्टीप्लिसिटी मतलब गुणोत्तरी कर देता है, बहुलता कर देता है, बढ़ा देता है। वही है आधुनिक सभ्यता की खास विशेषता। तो क्या है आधुनिक सभ्यता की खास विशेषता? कि जो मनुष्यों की चाहतों को बहुत बढ़ा देता है, वही जो है सो खास विशेषता है मॉडर्न सिविलाइजेशन की। नेक्स्ट सेंटेंस में बापू कहते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इम्परेटिव रेस्ट्रिक्शन अपॉन, उसके बाद क्या है? कॉमा है, उसके बाद है एंड अ स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ, उसके बाद फिर कॉमा है, दीज वांट्स, यहाँ पर फुल स्टॉप है। तो ये जो है फुल स्टॉप से लेके ये फुल स्टॉप तक ये एक सेंटेंस हुआ। बीच में कॉमा क्यों है इसको मैं अभी समझाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखें क्या लिखा गया है, इसको पहले पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा। ठीक, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन मतलब कि पुरानी प्राचीन सभ्यता की विशेषता क्या है? इज एन इम्परेटिव रेस्ट्रिक्शन अपॉन, एक अनिवार्य प्रतिबंध है। किसके ऊपर? अपॉन का मतलब होता है के ऊपर, तो किसके ऊपर? तो ये जो यहाँ के बाद में जो यहाँ कॉमा है, अपॉन के बाद में, शायद आपको दिख रहा होगा कैमरा में, तो ये अपॉन के बाद जो कॉमा है उसके बाद जो ये लिखा गया है, तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस जो है इज एन के बाद में ये जो इम्परेटिव रेस्ट्रिक्शन अपॉन है, ये अलग, ये इससे रिलेट नहीं कर रहा है, इससे। ठीक है, ये रिलेट कर रहा है इससे। क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन इज एन इम्परेटिव रेस्ट्रिक्शन अपॉन एंड अ स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स, मतलब कि प्राचीन सभ्यता की जो खास जो विशेषता है वह यह है कि यह अनिवार्य प्रतिबंध है। किसके ऊपर? तो दीज वांट्स मतलब मनुष्यों की जो चाहते हैं, उन चाहतों के ऊपर यह जो है सो अनिवार्य रेस्ट्रिक्शन है। और क्या है? एंड अ स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ दीज वांट्स, और सख्त रेगुलेटिंग है, लगाम है इन चाहतों पर। रेगुलेटिंग का अर्थ हुआ लगाम। अब इसको आप इस तरह से समझें कि आपके घर में गैस होंगी, उसमें होता है जो रेगुलेटर, जिससे हम गैस की लौ को बढ़ाते हैं, कम करते हैं। तो जब चाहे झट से कम कर देते हैं, जब चाहे बढ़ा देते हैं। तो वही है कि जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, जो प्राचीन सभ्यता है, वो आपके जो चाहते हैं उस पर बहुत गजब क्या पकड़ रखता है, लगाम लगा के रखता है। ठीक है, चलें अब नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है? द मॉडर्न और वेस्टर्न insatiableness arises really from want of living faith in a future state and therefore also in divinity। तो ये जो सेंटेंस है इसको मैं समझाऊंगा, लेकिन बिना नीचे वाले सेंटेंस को पढ़े आपको ये सेंटेंस सही से समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले मैं इसको बताता हूँ फिर उसको बताऊंगा। तो क्या है? द मॉडर्न और वेस्टर्न, पश्चिमी या आधुनिक या पश्चिमी जो इंसेटिएबलनेस का अर्थ होता है कि वैसी स्थिति जहाँ पर हम संतुष्ट नहीं होते हैं, असंतुष्टता की स्थिति, या इसका यूँ कहें कि अतिलोलुपता कहें या अनिश्चयता कहें इसको। ठीक है, क्या है? द मॉडर्न और वेस्टर्न इंसेटिएबलनेस एराइजेज रियली फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन अ फ्यूचर स्टेट
एंड देयरफॉर ऑल्सो इन डिवाइनिटी, कि आधुनिक या पश्चिमी जो अनिश्चयता है या कहें अतिलोलुपता है, वह एराइज होती है, निकलती है कहाँ से? रियली फ्रॉम, सच में, फ्रॉम वांट ऑफ लिविंग फेथ इन अ फ्यूचर स्टेट एंड देयरफॉर ऑल्सो इन डिवाइनिटी। मतलब भविष्य में जिंदा रहने, भविष्य का जो राज्य है, जो भविष्य में मतलब दुनिया है, उसमें जीवित रहने का जो चाहत है, उस चाहत से जो है सो ये अनिश्चयता जो है सो मॉडर्न सिविलाइजेशन की निकलती है, देयरफॉर ऑल्सो इन डिवाइनिटी। और जो है सो दैवत्व या कहें या इसको दिव्यता कहें, ठीक है। अब जब नीचे वाले लाइन को पढ़ेंगे तब आप इसको बहुत बेटर तरीके से समझ पाएंगे, उम्मीद है। द restraint of ancient or eastern civilization arises from a belief, often in spite of ourselves, in a future state and the existence of a divine power। क्या है द restraint? restraint का अर्थ होता है संयम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि द restraint of ancient और ईस्टर्न civilization, मतलब प्राचीन या पूर्वी सभ्यता की जो संयम है, जो प्राचीन और पूर्वी सभ्यता का जो संयम है, वो कहाँ से एराइज हो रहा है, कहाँ से निकल रहा है? फ्रॉम अ बिलीफ, एक विश्वास से निकल रहा है। किस विश्वास से? ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवर सेल्व्स, पराया हमारे बिना भी, इन स्पाइट ऑफ का अर्थ होता है के बावजूद, ठीक है, के बिना। तो ऑफन का अर्थ होता है पराया। तो अगर आप लोगों को इनमें से किसी भी वर्ड का नहीं मीनिंग पता, वीडियो को वहीं पे रोकिए और एक नोटबुक में लिख लीजिए, आपके बहुत काम आएंगे और इस तरीके से आपका इंग्लिश बहुत बेटर हो जाएगा, उम्मीद है। ऑफन इन स्पाइट ऑफ आवरसेल्व्स, पराया हमारे बिना भी, इन अ फ्यूचर स्टेट एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिवाइन पावर, पराया हमारे बिना भी, एक फ्यूचर स्टेट होगा, दुनिया होगा हमारे बिना भी, और एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ डिवाइन पावर, मतलब दैवीय शक्ति के अस्तित्व पर भी बिलीफ है। इसका मोटा तौर पर, मोटा नहीं मतलब सही से मैं बताऊं तो कहा जा रहा है कि पूर्वी जो सभ्यता है या जो प्राचीन सभ्यता है, वो प्राचीन सभ्यता, सॉरी वीडियो रुक गया बीच में, The restraint of ancient or eastern civilization arises from a belief, often in spite of ourselves, in a future state and the existence of a divine power। मतलब कि जो प्राचीन या पूर्वी सभ्यता है, उसका जो संयम है वो कहाँ से एराइज हो रहा है? वो एक विश्वास से एराइज हो रहा है। किस चीज़ में विश्वास? वो विश्वास है कि मतलब हम नहीं भी रहेंगे तो दुनिया हमारे बिना भी रहेगी, और एक जो दैवीय शक्ति है, जो ईश्वरीय शक्ति है, उसके अस्तित्व में भी विश्वास है। उस विश्वास के कारण जो है सो वही विश्वास है जिससे, उस विश्वास से प्राचीन सभ्यता जो है, जो पूर्वी सभ्यता है, उसका संयम निकलता है, या उसी कारण उसका संयम बना हुआ है पूर्वी या प्राचीन सभ्यता का। तो इस जब अपने सेंटेंस को पढ़ा तब आपको ऊपर वाला सेंटेंस अच्छा से समझ में आ गया कि अच्छा, कि जो बापू क्या कह रहे हैं कि जो प्राचीन सभ्यता है या पूर्वी सभ्यता है, वो एक विश्वास के कारण संयम पर है, वो एक विश्वास के कारण उसे संयम मिलता है। वो क्या विश्वास है? कि हम नहीं भी रहेंगे तभी भी दुनिया रहेगी, और हम नहीं भी रहेंगे तभी भी दुनिया रहेगी। और जो डिवाइन पावर है, डिवाइन पावर कहने का मतलब जो है सो एक दैवीय शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है, मतलब इस संसार को बनाने वाला कोई है, उसके अस्तित्व पर जो विश्वास है, उसी के कारण इसकी संयम है। जबकि मॉडर्न और वेस्टर्न जो अनिश्चितता है, इसमें संयम हो रहा है, रिस्ट्रेंट, उसमें अनिश्चयता है, अतिलोलुपता है। क्यों है? कहाँ से वो निकल रहा है? क्योंकि इस वहाँ के लोगों को, मॉडर्न या वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लोगों को ऐसा लगता है, मतलब ऐसा लगता नहीं, मतलब उनको विश्वास होता है हर एक बात में, भविष्य में खुद को झांकते हैं, भविष्य में खुद को देखते हैं कि हाँ मैं भविष्य में होऊंगा, और इसी कारण से अनिश्चयता होती है। मतलब उनके मन में हमेशा इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ते रहती हैं कि चलो मैं अगले साल ये करूँगा, फिर अगले साल वो करूँगा, वगैरह वगैरह। उनको मतलब ज़्यादातर अपने आप को चाहत रहता है कि फ्यूचर स्टेट में हम जिए, मतलब भविष्य में जीते रहें। और जो है सो देयरफॉर ऑल्सो इन डिविनिटी, और अतः जो है सो अतः दिव्यता में भी कहें कि बहुत बड़े स्तर पर कहें डिवाइनिटी। इन चीज़ों को आप अपने तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, कई तरीक़ों से इन चीज़ों को डिफ़ाइन किया जा सकता है, अर्थ एक ही है, ठीक है। तो देखें तो क्या कहा जा रहा है कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है उसमें मतलब कि एक चाहत है कि हम जिएंगे, और जो हम लोगों की जो सभ्यता है, पूर्वी या प्राचीन सभ्यता है, इसमें ये है कि पता नहीं कहा जाता है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि ज़िंदगी का कोई ठिकाना है, 4 दिन की ज़िंदगी है, इसीलिए कुछ अच्छे काम किया करो, क्या पता अगले पल ही नहीं रहो, इस तरह की चीज़ होती है। तो ये
फिर हम 14 नंबर पैराग्राफ में चलेंगे और देखें दोस्तों कि देखिए वीडियो लंबी होती है, इसमें कोई शक नहीं है, और लंबी होती है इसके लिए मैं खेद जता रहा हूँ, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है समझाना। अगर आप लोगों को कुछ भी दिक्कत हो रही हो तो मेरी तरफ से सॉरी, और उम्मीद है कि दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर यदि आप इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो, यदि आप ऊपर पढ़ना चाहते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे, आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। चलिए, सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रजिस्ट। क्या कहते हैं बापू नेक्स्ट पैराग्राफ में कि मॉडर्न इन्वेंशन, आधुनिक आविष्कारों के तात्कालिक और ब्रिलियंट अद्भुत परिणाम जो है, जो कुछ सम ऑफ का मतलब हुआ कुछ जो आधुनिक आविष्कारों के कुछ तात्कालिक और अद्भुत जो परिणाम हैं, आर टू मैडनिंग टू रजिस्ट, ये बहुत पागल कर देने वाली है, इतना पागल कर देने वाली है कि इसको कोई रोक भी नहीं सकता, इसका कोई विरोध नहीं कर सकता, प्रतिरोध नहीं कर सकता। मतलब इसमें मज़ा आता है लोगों को, इसका जो इन्वेंशन है, आधुनिक जो इन्वेंशन है, इसको कोई रोकना चाहेगा भी नहीं। इस तरीके से यही सेंस है बापू का इस सेंटेंस में कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग, मतलब बहुत पागल कर देने वाली है। रिमूवल टू है, ठीक है, सॉरी, टू का मतलब यूज है, यूज ऑफ टू है। मैडनिंग टू रजिस्ट, तो कह रहे हैं बापू कि सम ऑफ दी मतलब बहुत सारे ऐसे कुछ ब्रिलियंट, अद्भुत और तात्कालिक जो ऐसे इन्वेंशन से आविष्कार हैं, आधुनिक आविष्कार जो पागल कर देने वाले हैं कि कोई विरोध भी नहीं करेगा उसका। जैसे अगर मान लें कि आज अगर कार आविष्कार हो जाए जो उड़ती हो, कौन उसका विरोध करेगा? मतलब कोई नहीं करेगा, तो मतलब वो पागल कर देने वाली है। लेकिन I have no manner of doubt, क्या कहते हैं बापू, लेकिन I have no manner of doubt, मुझे तनिक भी डाउट नहीं है, संदेह नहीं है। किस चीज़ का संदेह नहीं है? दैट की द विक्ट्री ऑफ मैन लाइज इन दैट रेजिस्टेंस, कि मनुष्य की जीत उसके विरोध में, प्रतिरोध में निहित है, छुपी हुई है। क्या कहते हैं बापू कि ये सारी जो चीज़ें हैं, जो आधुनिक सभ्यता की, जो आधुनिक तात्कालिक ब्रिलियंट जो इन्वेंशंस हैं, वो पागल तो कर देने वाली ज़रूर है, लेकिन मुझे तनिक भी संदेह नहीं है कि मनुष्यों की जो असली जीत है, जो मनुष्यों की जीत है, वो इन चीज़ों के विरोध में ही है, प्रतिरोध में ही है। ठीक है, देन आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में बापू लिखते हैं, वी आर in danger of bartering away the permanent good for a momentary pleasure। ठीक है, तो बार्टरिंग का अर्थ होता है एक्सचेंज करना, ठीक है, मतलब लेन देन करना, और बार्टरिंग अवे आप एक साथ पढ़ें तो इसका अर्थ होता है, मतलब कि इसका अर्थ हो जाएगा आपको दूर करना। ठीक है, तो वी आर इन डेंजर ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर। क्या करें कि हम लोग खतरे में हैं। किस चीज़ के खतरे में हैं? ऑफ बार्टरिंग अवे द परमानेंट गुड फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर, मतलब कि हम लोग परमानेंट गुड को बार्टरिंग अवे कर रहे हैं, अपने से दूर कर रहे हैं। किसके लिए? फॉर अ मोमेंट्री प्लेजर के लिए, क्षणिक आनंद के लिए, क्षणिक सुख के लिए, जो हमारा सदैव का गुड है, जो हमारा सदैव का अच्छाई है, जो हमारा सदैव की जो हमारा आनंद है, जो सदैव का हमेशा के लिए जो हमारी खुशियाँ हैं, उसको जो है सो हम अपने से दूर कर रहे हैं, या यूँ कहें कि एक ऐसा सौदा कर रहे हैं जिसमें हम मोमेंट्री, क्षणिक, कुछ क्षण के लिए, पल भर की खुशियों के लिए जो परमानेंट गुड है उसको जो है सो एक्सचेंज कर दे रहे हैं। ये कह रहे हैं उस खतरे में हम हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में बापू कहते हैं, जस्ट एज इन द वेस्ट दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल। क्या कह रहे हैं कि इन द वेस्ट जस्ट एज, मतलब कि जो वेस्ट है, जो पश्चिम है, पश्चिम में उन लोगों ने, दे हैव मेड वंडरफुल डिस्कवरीज इन थिंग्स मटेरियल, उन लोगों ने वंडरफुल, अद्भुत खोजें की है। किन चीज़ों में? वस्तुओं की चीज़ों में, वस्तुओं की चीज़ों में वंडरफुल डिस्कवरीज मतलब अद्भुत खोजें की हैं, उन लोगों ने बनाई हैं, खोजें की हैं। ठीक है, सिमिलरली इसी प्रकार से हिंदुइज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वेलियस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन ऑफ द स्पिरिट ऑफ द सोल। यहाँ पर कह रहे हैं ठीक उसी प्रकार से, सिमिलरली इसी प्रकार से हिंदुइज्म हैज मेड, हिंदुइज्म से अर्थ बापू का यहाँ ये है, एक हिंदुइज्म जो हिंदू संस्कृति का है, या भारत की जो
संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं जो है सो हम हिंदू धर्म से प्रभावित कह सकते हैं, या यूँ कहें लंबे समय से हिंदू धर्म से, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है। अब बापू उसी चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि बापू एक बहुत हॉली हिंदू कहें, हम एक प्राउड इंडियन के तौर पर उन्हें अपना आइडियल ज़रूर मान सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप प्राउड हिंदू के रूप में भी उन्हें अपना आइडियल मान सकते हैं। मतलब बहुत गजब के हिंदू थे, अपने आप को अच्छा एक मतलब मिसाल है अपने आप में, मानना है इस बात को, इस बात में कोई शक नहीं। तो वही कह रहे हैं कि हिंदुइज्म हैज मेड स्टिल मोर मार्वेलियस डिस्कवरीज इन थिंग्स ऑफ रिलीजन ऑफ द स्पिरिट ऑफ सोल, कि जिस प्रकार से वेस्ट में, पश्चिम में लोगों ने वस्तुओं की चीज़ों में बहुत अद्भुत खोजें की, ठीक उसी प्रकार से हिंदुइज्म जो है, जो हमारा भारत है, जो हिंदुस्तान, हिंदुइज्म का अर्थ एक तरह से ये हुआ जो भारत है, जो भारतीय सभ्यता है, वो जो है सो मार्वेलियस डिस्कवरीज स्टिल मतलब निरंतर किया है। किस चीज़ में? तो धर्म की चीज़ों में, आत्मा के बारे में जो है सो, दैवीयता के बारे में, उस चीज़ में जो है सो हिंदुइज्म ने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है सो ये किया है, क्या कहते हैं इसको, मार्वेलियस डिस्कवरीज किया है, बहुत अद्भुत खोजें की है, जबकि उन्होंने चीज़ों के, वस्तुओं की क्षेत्र में किया है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ा दें क्या? 16 नंबर। चलें, हालांकि वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, इस बात में कोई शक नहीं। यदि आप लोग चाहें तो कमेंट करेंगे ना, तो मैं अगली बार से 3 पैराग्राफ से ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करें। अगर आपको अच्छी लगी तभी भी कमेंट करें, अगर आपको बुरी लगी तभी भी कमेंट करें कि ज़्यादा लेंदी हो रही हैं। ठीक है, तभी मुझे पता चल पाएंगे। ठीक, तो आप लोग निष्क्रियता को कम करें, एक्टिव रहने की कोशिश करें। यदि मैं आप लोगों के लिए कुछ कर रहा हूँ तो आप लोग भी तनिक हमारा सहयोग करें। ठीक है, 16 नंबर में कह रहे हैं बापू, बट वी हैव नो आई फॉर दिस ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, लेकिन हमारे पास आँखें नहीं हैं। किसके लिए? इन महान और अच्छी खोजों के लिए हमारे पास आँखें नहीं हैं। जो हमारे हिंदुइज्म ने जो रिलीजन के क्षेत्र में, स्पिरिट के क्षेत्र में, सोल के क्षेत्र में जो मार्वेलियस डिस्कवरीज की है, तो उन चीज़ों के लिए आंखें नहीं हैं। और एक और बात कि आप लोगों को बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ सुनाई दे रही हो, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, कुछ दिक्कत है अभी। ठीक है, इसीलिए मैं आपको सुनाई दे रही होंगी, तो उसको इग्नोर करें। बट वी हैव नो आइज़ फॉर दीज ग्रेट एंड फाइन डिस्कवरीज, लेकिन हमारे पास आँखें नहीं हैं इस महान और अच्छी खोजों को देखने के लिए। वी आर डैजल्ड बाय द मटेरियल प्रोग्रेस दैट वेस्टर्न साइंस हैज़ मेड। हमारी आँखें चौंधिया जाना, इसका अर्थ होता है चौंधिया जाना, डैजल्ड का अर्थ। हमारी आँखें चौंधिया आ गई हैं बाय द मटेरियल प्रोग्रेस। किस चीज़ से? वस्तुओं के विकास से, जो कि पश्चिमी विज्ञान ने बनाया है, उस विकास से हमारी आँखें चौंधिया गई है और हमारे पास आँखें नहीं बची है। हमारे पास वैसी सोच नहीं बची है जिस सोच जो हम देख सके ये महान और जो अच्छी खोजें हैं रिलीजन के बारे में, स्पिरिट के बारे में, इन चीज़ों को। आगे कहते हैं बापू, आई एम नॉट एनामर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस, लेकिन मैं, एनामर्ड का अर्थ होता है कि इन लव विथ। इसके पीछे में पन्ना जब आप पलटेंगे पेज को 1-2, तो पीछे में आपको देखने को मिलेगा, यहाँ बोल्ड में इसीलिए लिखा गया, इसका मीनिंग भी समझाया गया। तो इसका अर्थ होता है कि किसी चीज़ से प्रेम में रहना। जैसे मुझे किसी चीज़, जैसे आई एम नॉट एनामर्ड ऑफ इंडियन सिनेमा, मतलब मैं भारतीय सिनेमा से कोई प्रेरित नहीं हूँ, या यूँ कहें प्रभाव में नहीं हूँ, उससे प्रेम में नहीं। तो उसी प्रकार से बापू कहते हैं, आई एम नॉट एनामर्ड ऑफ दैट प्रोग्रेस, मैं उस विकास से, एनामर्ड मतलब उस विकास से प्रभावित नहीं हूँ, या फिर उस विकास से प्रेम नहीं करता हूँ, बिल्कुल नहीं, बापू कह रहे हैं। इन फैक्ट, वास्तव में, इट ऑलमोस्ट सीम्स एज दाउ God in his wisdom has prevented India from progressing along those lines। क्या कहते हैं कि it almost seems का अर्थ ये हुआ कि ऐसा लगता है कि भगवान ने जानबूझकर हैज़ प्रिवेंटेड इंडिया, रोका है भारत को, किस चीज़ से? फ्रॉम प्रोग्रेसिंग दोज लाइन्स, उन लाइनों में, उन रेखाओं में, उन क्षेत्रों में प्रोग्रेस करने से भारत को रोका है भगवान ने जानबूझ के। वास्तव में तो ऐसा लगता है, बापू कह रहे हैं। सो दैट, ताकि it might fulfill its special mission of resisting the onerous of
मटेरियलिज्म, ऑनरस का अर्थ होता है कि बढ़ना, ठीक है। मटेरियलिज्म वस्तुवाद का बढ़ावा जो है उस पर जो है सो रोक प्रतिरोध लगे, एक रजिस्ट्रिंग का मतलब होता है रोक लगे, प्रतिबंध लगे। उस प्रतिबंध लगाने का जो स्पेशल मिशन है उस स्पेशल मिशन को फुलफिल किया जा सके, अंजाम दिया जा सके, उसी लिए जो है सो भगवान ने भारत को इन क्षेत्रों में विकास करने से रोका है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो 20 मिनट की हो गई और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है सो 17 से लेकर अब 24 पैराग्राफ, 17 से 24 7 पैराग्राफ्स और बचे हैं, 7-8 पैराग्राफ जो भी, तो उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 1-2 वीडियो में। और उसके बाद में आपको चाहिए समरी वगैरह सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, आप देखिए कमेंट करें, कोई भी दिक्कत हो तो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ही कर लीजिए, बहुत मेहनत हुई तो करेंगे आप तो मुझे खुशी होगी कि चले कोई है जो सहयोग दे रहा, पढ़ रहा कोई हमसे, हमें भी अच्छा लगेगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।